तिमाही नतीजों की शुरुआत से अमेरिकी बाजारों में दबाव, डाउ नेस्डेक में 0.25% की कमजोरी, एशियाई बाजारों की सुस्त शुरुआत और एसडेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट। मगर कच्चे तेल में उबाल जारी, 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड, भाव $42 के ऊपर, डॉलर में नरमी से सोना भी चमका। प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट का अनुमान, इस साल सामान्य से ज्यादा होगी बारिश। आज सरकारी मौसम विभाग भी देगा मॉनसून पर अपना अनुमान। और बाजार बंद होने के बाद आ जाएंगे आईआईपी और रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। लगातार 3 महीने गिरने के बाद इंडस्ट्री में ग्रोथ लौटने के आसार। टाटा स्टील यूके ने यूरोप का लॉन्ग प्रोडक्ट बिजनेस बेचा। प्राइवेट इक्विटी फर्म ग्रेबुल कैपिटल के साथ 40 करोड़ पाउंड में की डील, लेकिन टाटा स्टील को उठानी होगी पेंशन की लायबिलिटी। और एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ 6 हफ्तों तक बंद के बाद आधे ज्वेलर्स ने खोली दुकानें। आज मुंबई के जवेरी बाजार में पहुंचेंगे राहुल गांधी। क्या बेहतरीन तेजी रही कल बाजार में और बड़े ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिखे। दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर सरप्राइज रैली कह सकते हैं बाजार में होती दिखी। आज थोड़े सुस्ती के संकेत है दुनिया भर के बाजार में, लेकिन क्या ये बाजार अब बाय ऑन डिप्स का हो चुका है? अगर कमजोर शुरुआत हो तो क्या खरीदारी करनी चाहिए और यदि हाँ तो कहां? इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, powermywealth.com के फाउंडर संदीप वागले और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। इनसे जानेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आज अच्छी तेजी जहां पर देखने को मिल सकती है। मॉनसून के पूर्वानुमान जिस तरह से स्काईमेट की तरफ से बेहतरीन आए हैं, क्या आज फर्टिलाइजर, ऑटो, एग्रीकल्चर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, हाइड्रो पावर सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स फोकस में रहेंगे और कौन से शेयरों पर इनकी नजरें, ये सब जानेंगे। लेकिन अनिल, जिस तरह से आप कह रहे हैं सरप्राइज रैली देखने को मिली, 350 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स ने जाकर समाप्ति दी। लगता है बाजार को भनक लग गई थी कि मॉनसून का जो पूर्व अनुमान है वो अच्छे आने वाले हैं। स्काईमेट की तरफ से बयान आ गया और आज देर शाम मेट की तरफ से भी बयान आएगा। तो मॉनसून के चलते ये रैली हुई है, ये कहना क्या सही है? बिल्कुल, काफी हद तक ये सही है। 2 बड़े ट्रिगर रहे कल की तेजी के पीछे। एक जो हम वायदा कारोबार में आगे डिस्कस करेंगे, और अपन 2 दिन से बात कर रहे थे कि 7,500.7 के आसपास का पुट कॉल रेशियो, ये बता रहा है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। कल हमने यही शब्द यूज किए थे, आंख बंद करके खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, सरप्राइज किस बात का है? सरप्राइज इस बात का है कि 7,650 के ऊपर की क्लोजिंग कल की कल मिल जाएगी, ये हमने नहीं सोचा था, लेकिन 7,650 के लक्ष्य हमने कल भी दिए थे। मॉनसून एक बड़ा मूड सुधारने वाला फैक्टर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और काफी हद तक कल सेकंड हाफ में तेजी के पीछे कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी और कुछ हद तक मॉनसून की उम्मीद और उसके अलावा शॉर्ट कवरिंग, ये 3 फैक्टर थे जिसने जोश भरा। अब ऐसे में आज के लिए क्या ट्रेड बनना चाहिए? बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेड होगा। देखिए, कल की बड़ी तेजी के बाद पूरे दुनिया भर के बाजारों में आज रुझान मिला जुला है, तो आपको थोड़ा कंसोलिडेशन वाला मामला दिखेगा। लेकिन जिस वजह से भारतीय बाजार बढ़े, उनमें से 2 वजह अब भी पॉजिटिव है, जिसमें एक मॉनसून की फोरकास्ट और दूसरा कुछ हद तक की शॉर्ट कवरिंग। तो ऐसे में निचले स्तरों से आपको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा आता हुआ दिखेगा। इसलिए मैंने पहले दी है खरीदारी की राय। अगर ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पर आप कमजोर खुल जाएं तो खरीदारी का एक मौका वहां पर देखा जा सकता है। और ये खरीदारी का मौका जितना आपको 7,625 के नजदीक मिले उतना बेहतर होगा। 7,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, 7,750 के लक्ष्य के लिए तेजी का ट्रेड करें। लेकिन अगर मुझे लग रहा है पता नहीं कि शायद नीचे ना खुले, कली की तरह ऊपर खुलता हुआ नजर आए, ऊपर खुल के थोड़ा और बढ़े तो 7,700 के आसपास अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट पोजीशन लीजिए और थोड़ी सी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। 7,750 लक्ष्य वैसे है ऊपर तक जाने का, और ऐसे में वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाकर 7,600 के लक्ष्य के लिए आप एक ट्रेड नीचे की तरफ का भी ले सकते हैं अगर बाजार पहले ऊपर चले जाए। बैंक निफ्टी में खरीदारी का मौका दिख रहा है, और बैंक निफ्टी में आप 15,650 के स्टॉप लॉस से तेजी करें। 15,950, 16,100 ये 2 लक्ष्य में देख रहा हूं। छोटी रेंज की अगर बाजार के लिए बात करें तो 7,600, 7,700 ये रेंज होनी चाहिए, और इस रेंज के बीच में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होने की संभावनाएं साफ तौर पर नजर आती है। बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, फर्टिलाइजर, ये तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं जो मजबूत दिख रहे हैं। दबाव रहेगा मेटल्स और कुछ हद तक हो सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर भी कमजोर हैं।
ऑलराइट, चलिए तो मेटल्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और कल काफी दिनों के बाद अनिल हमने देखा FIIs और DIs दोनों भारतीय बाजार में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे थे, और इस पर विस्तार से अनिल से बात करेंगे। लेकिन पहले राय ले लेते हैं संदीप वागले की और उनसे पूछते हैं कि अब कल की तेजी के बाद कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहां तक जा सकता है निफ्टी। हाय संदीप, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या तेजी करना सही होगा? गुड मॉर्निंग हेमंत। तेजी करना बिल्कुल सही होगा, बट शायद थोड़ा लेट होगा इन द इंट्राडे सेंस। कल जिस तरह से 7620 को 2 बजे ब्रेक किया था निफ्टी ने, और जो मोमेंटम हमको मिला वो क्लियर था कि मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स हो रहा है, और ये रैली जो कल हमने देखी वो शायद शॉर्ट कवरिंग से थोड़ी ज्यादा है और ऊपर में शायद टिक जाएगी। 20-30 पॉइंट करेक्शन कभी भी आ सकता है, तो मैं इन दैट सेंस मैं थोड़ा सा 20-30 पॉइंट का करेक्शन के लिए वेट करूंगा। 7680, 7650 ये मेरा आइडियल बाइंग रेंज होगा। 7610 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में, शायद ये हफ्ते में नहीं जाए क्योंकि कल एक ही सेशन है, 78-7810 का टारगेट आना चाहिए। ओके, तो तेजी की राय है थोड़ा नीचे मिले खरीदे, ये मानना है। निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल है ये 7680 से 7650, और कल की प्रीमियम जो थी लगभग 30 अंकों की, वो निकाल कर देखें तो आप ये समझ सकते हैं वही 7625 के आसपास खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये राय है हमारे पहले एक्सपर्ट संदीप वागले की तरफ से। लेकिन एक और राय ले लेते हैं सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी भी हमारे साथ है। विकास, क्या कहेंगे कल के मूव को, और अब अगर आज कमजोर शुरुआत हो तो आप भी खरीदेंगे निफ्टी? बिल्कुल अनिल जी, कल का जो मूव था बहुत ही एक अच्छा शानदार तेजी हमने बाजार में देखी, जिसके दो मुख्य कारण आपने क्लियरली बताए भी थे कि एक तो मानसून पे जो फोरकास्ट आने वाला उसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस थी, और दूसरा जो एक फेड की अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी मीटिंग कॉल हुई थी, तो उससे लग रहा था कि कुछ रेट हाइक को लेके वहां से कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं, जिसके कारण हमने यूरोप में भी अच्छी तेजी से शुरुआत देखी थी। बट अगर आज इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव होते तो मुझे लगता है कि वो जो कल की रैली थी उस पर अपन बिल्ड ऑन करते, बट चूंकि इंटरनेशनल क्यूज इतने पॉजिटिव नहीं है तो हो सकता है बाजार एक रेंज बाउंड या थोड़ा वीक खुले, बट दैट वुड बी सर्टेनली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आने वाले 2-3 दिनों में बहुत इवेंट्स है। आज जैसे मानसून का जो मेट डिपार्टमेंट का फोकास्ट आना है, वो भी अगर स्काईमेट के जैसे ही पॉजिटिव आता है तो दैट वुड बी अ वेरी बिग पॉजिटिव। उसके अलावा शाम को IIP और CPI के नंबर्स आएंगे। फिर हमारे जो छुट्टियां होगी 4 दिन की, उसमें फ्राइडे को इन्फोसिस के नंबर्स है। तो और फिर OPEC की मीटिंग भी है, जिसमें रशिया और बाकी जो ऑयल प्रोड्यूसर्स की मीटिंग वो भी 17 तारीख को दोहा में होनी है, तो उसके ऊपर फिर क्रूड के जो उछाल का भी एक इम्पैक्ट रहेगा उसमें। तो ये सब इवेंट्स है, तो इनको देखते हुए और वहां से मोर और लेस मुझे पॉजिटिव इवेंट्स नजर आते हैं, तो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स। बाकी आज बाजार अगर वीक खुले तो इट वुड सर्टेनली बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो कमजोरी हो तो खरीदारी करिए, चूकिए मत। और IIP की बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, 3 महीनों की गिरावट के बाद इस बार माना जा रहा है कि IIP अच्छा आएगा, पॉजिटिव साइड पर आएगा। 1.5% का CNBC आवाज अनुमान लगा रहा है, नेगेटिव 1.5 से पॉजिटिव 1.5 जाएगा। बाजार बंद होने के बाद वो आंकड़ा आएगा, उस पर नजर रहेगी। और हमारे एक्सपर्ट से हम ये भी पूछेंगे कि कौन से स्टॉक्स आइडियाज हैं जिस पर आज वो काम करना चाहेंगे। लेकिन अनिल, कल के दिन जो एक और अच्छी बात थी वो FIIs की तरफ से खरीदारी तो थी, DIs ने देखिए 304 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, दोनों मिलकर अब बाजार में खरीदारी करने के मूड में आते हुए। बिल्कुल, और ये आंकड़े बेहतर, और इन आंकड़ों के दम पर सबसे पहला और अहम संकेत जो ट्रेडर्स को लेना चाहिए वो ये होगा कि ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बनी रहेगी। तो आपके लिए इस वक्त ट्रेडिंग के मौके ज्यादा वहां मिलेंगे, ये एक साफ तौर पर संकेत आप मानकर चले। तो कैश मार्केट में डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी सबसे बेहद, सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव आंकड़ा है। 300 करोड़ को मत देखिए, वो क्या इशारा कर रहे हैं उसको देखिए। अब दूसरे आंकड़े को आइए वायदा कारोबार की तरफ। ऐसा नहीं कि वायदा कारोबार में कल जिस तरह की तेजी बनी उतनी खरीदारी हुई है, लेकिन ये मार्केट आप देखिए मुश्किल से 30 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में मुश्किल से 375 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में। अब आंकड़े तो FIs की बिकवाली के हैं, लेकिन फिर बाजार में चढ़ गया। इसका मतलब साफ है कि अगर बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हो तो फिर ऐसे में ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग करने के लिए तैयार है। तो जो पॉलिसी के बाद से बाजार में शॉर्ट्स बने, वो शॉर्ट कल कवर होते हुए दिखे, और वो कवर तुरंत इसलिए हुए कि FIs ने शॉर्ट करना बंद किया, कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग की है, वो इंडेक्स फ्यूचर्स में साफ तौर पर दिख रही है। तो काफी कुछ क्रेडिट कल की तेजी की आपको शॉर्ट कवरिंग को देनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट करना एक आम ट्रेडर के बस की बात नहीं है, तो आपके लिए इन आंकड़ों से जो संकेत मिलता है वो ये मिलता है
कैश मार्केट के स्टॉक पर फोकस कीजिए, वहां तेजी कीजिए। चलिए, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस करिए। पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से कौन से स्टॉक्स पर वो फोकस कर रहे हैं। संदीप, अगर एक ट्रेड आपको आज मार्केट में लेना होगा तो कौन से स्टॉक में लेंगे, किस तरफ लेंगे? हेमंत, किस तरफ लेंगे इसका तो मुझे लगता नहीं है कि आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर है मार्केट ऊपर ही है, तो ऊपर की तरफ ही लेंगे। I would go with a buy in Idea. I think both भारतीय एंड आइडिया हैव मेड अच्छा पैटर्न्स बनाया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगले 3 या 4 दिनों में अच्छी खासी मूव, लगभग 8 से 10% की मूव आनी चाहिए। तो मैं एक 111.50 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 123 के टारगेट के लिए प्ले करूंगा। बिल्कुल। लेकिन विकास, आज आपकी पिक में कौन सा होगा एक स्टॉक जहां पर आप तेजी करने की या मंदी करने की राय देंगे? बहुत है, बट उसमें से अगर एक को चूज करना है तो मेरी राय में मदरसन सुमी, जिस तरह का कल क्लियर कट एक मोमेंटम देखने को मिला स्टॉक में, और स्टॉक फंडामेंटली भी देखे तो काफी बीटन डाउन है। ऑटो क्षेत्र में बहुत अच्छा एक लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, तो मेरी राय में मदरसन सुमी, जो कि कल लास्ट आवर में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, वहां पे तेजी जारी रहनी चाहिए। तो अगर बाजार खुलने में वीकनेस या एक रेंज बाउंड खुलता है और कल के लेवल्स के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगी। चलिए, तो मदरसन सुमी ये वो स्टॉक है जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आज के दिन यहां पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। लेकिन एफएनओ की साइड से किस तरह की पोजीशंस मिल रही हैं, वहां से क्या क्यों मिल रहा है? कल आप कह रहे थे पुट कॉल रेशियो जो है वो काफी नीचे आ गया है, बाउंस दिखाने के लिए तैयार है बाजार। हमें सरप्राइज है, एक्चुअली सरप्राइज कहना शायद गलत होगा, क्योंकि कल डेटा में दिख रहा था कि बाजार को बाउंस देना है। बहुत कम आपको ऐसे डेटा से क्लियर संकेत मिलते हैं, ये कॉम्बिनेशन मिलता है कि पुट कॉल रेशियो भी बॉटम होने के संकेत दे और बाजार किसी बड़े अहम लेवल के आसपास हो। क्योंकि देखिए 7,500 कई सीरीज में हमने वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखा है, पुट्स का भी कॉल्स का भी, तो उस लिहाज से ये लेवल बहुत बड़ा है। और जब 7,500 पर आपके लिए 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और पुट कॉल रेशियो वहां पर आ रहा है, तो ये नो ब्रेनर है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग तो कर ही लेनी है। अब आपकी हिम्मत तेजी करने की है या नहीं, वो एक अलग बात होती है। जिन्होंने हिम्मत की कल उनको कल ही रिवॉर्ड मिला, तो कल इसी वजह से हमने ये डेटा पकड़ा था और वहीं से शॉर्ट कवरिंग के लिए एक जो ट्रिगर मिला और बाजार ने तेजी की। अब देखिए कल हुआ क्या है, बैंक निफ्टी में देखिए 44,000 शेयर कम हुए हैं, निफ्टी में 3 लाख शेयर कम हुए हैं। तो तेजी तो हुई है, लेकिन पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। इसका मतलब साफ है कि कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन शॉर्ट सेलर्स का रहा है, उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया है जैसे तेजी होती दिखी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग वाले ही अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, जिन लोगों की तेजी की पोजीशन थी वो फंसे हुए थे, उन्होंने भी ऊपरी स्तर पर थोड़ा अपनी पोजीशन को हल्का किया है। डेटा में इसके अलावा एक बड़ा बदलाव जो हुआ है वो पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में 8 बेसिस पॉइंट ऊपर आकर 0.83 पर आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाजार उतना हल्का अब नहीं रह गया, काफी कुछ पोजीशन कम हो गई है और उसके ऊपर से लोगों ने कल दबाकर कॉल्स बेचे। आप देखिए जिस तरह से पुट बेचे और तेजी की पोजीशन बनाई, 7,600 पर 7 लाख शेयर पुट के जुड़े। तो आज जो मैं जिस रेंज की बात कर रहा था कि 7,600 7,700 इमीडिएटली ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, जिसके बीच में आज बाजार दोनों तरफ वक्त बिताने की कोशिश करे, उसके पीछे 2 कारण है। पहला तो है कि 7,600 के पुट पर 7 लाख शेयर जुड़े, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने मान रखा है कि उसके नीचे हम आसानी से जाएंगे नहीं। दूसरी ओर आप देखिए 7,700 के कॉल्स में 9 लाख शेयर कम हुए हैं, यानी कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी मान रहे हैं कि उन लेवल के आसपास बाजार पहुंच सकता है, पोजीशन कम कर लेने में समझदारी है। तो ये आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, वायदा कारोबार के आंकड़ों में शॉर्ट कवरिंग के संकेत आए, लेकिन सावधानी के संकेत भी साफ तौर पर है। वो इसलिए कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है, इंडेक्स फ्यूचर्स में फ्रेश खरीदारी नहीं हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की फ्रेश खरीदारी नहीं हुई और पुट कॉल रेशियो बढ़कर 0.83 पर आया। इसका मतलब है कि बाजार अब उतना शॉर्ट है नहीं जितना कल और परसों दिख रहा है। असल में लग रहा था सबको, देखिए कि जो स्काईमेट का अनुमान है वो 14 तारीख को आने वाला है, मेट का जो अनुमान है वो अगले हफ्ते आने वाला है, और ये सारे चीजें जो प्रीपोन हुई ना, तो बेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम डगमगा गया कि अरे ये कहां से आ गया, अच्छी खबर, और उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी है। साफ तौर पर यही होता हुआ, तो ये डबल पॉजिटिव हो गया है। मतलब एक तो जल्दी मॉनसून का फोरकास्ट आ रहा है, अच्छा आ रहा है, और उसके ऊपर से बाजार में तेजी हो रही है। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से आज ट्रेड करना चाहिए, 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने अब रखते हैं। नीरव अखाड़िया की राय देखिए, खरीदारी करने की है, वो कह रहे हैं 7720 तक के टारगेट्स हैं, 7640 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। यूनियन एडवाइजरी के अनुज दीक्षित भी खरीदना चाहते हैं निफ्टी, 7,580 उनका स्टॉप लॉस का लेवल है, 7,770 पर वो लगाएंगे टारगेट। और अनुज के साथ हैं AK प्रभाकर भी IDBI कैपिटल के, वो कह रहे हैं कि खरीदारी ही करिए, 7750 का टारगेट, 7640 का स्टॉप लॉस रखें।
विकास सालुखे निर्मल बंक सिक्योरिटीज के कह रहे हैं कि निफ्टी पर तेजी करने का मौका अब भी बचा है। आपको ऊपर की तरफ का लक्ष्य रखना है 7,750 का, 7,630 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आशुतोष सरना की राय भी देखिए आपकी स्क्रीन पर, 7730 का टारगेट दे रहे हैं, 7640 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो अनिल, आज पांचों के पांचों एक्सपर्ट निफ्टी पर बुलिश कह रहे हैं कि खरीदारी ही करनी चाहिए। बिल्कुल, और जो लेवल निकल कर आ रहे हैं हेमंत, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। 7,630-40 के आसपास के लेवल्स दिख रहे हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए स्टॉप लॉस के लिहाज से, और ऊपर की तरफ 7,750 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं जहां पर आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ये राय निफ्टी पर। लेकिन निफ्टी के अलावा कहां है मौके आपके लिए, और आज मैं बता दूं आपको जबरदस्त स्टॉक्स है, जबरदस्त सेक्टर्स है जहां पर एक्शन रहने वाला है, चाहे खबरों के दम पर या फिर अदरवाइज। तो ऐसे में कहां आपके लिए मौके बनेंगे ट्रेडिंग के, बताएंगे आपको टॉप 5 स्टॉक इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और अब बात करते हैं कल बाजार बंद होने के बाद आई बड़ी डील की। जी हां, यूके की प्राइवेट इक्विटी कंपनी ग्रेबुल कैपिटल ने टाटा स्टील के लॉन्ग प्रोडक्ट्स बिजनेस को खरीद लिया है, और कल उनका करार होता हुआ दिखा। ग्रेबुल कैपिटल टाटा स्टील के 3 प्लांट्स खरीदेगा। ग्रेबुल कैपिटल ने कहा है कि वो 40 करोड़ पाउंड में ये अधिग्रहण करेगा। कंपनी का कहना है कि 8 हफ्ते में ये डील पूरी हो जाएगी। और इस डील पर बात करने के लिए हमारे साथ नियति जुड़ चुकी है। ब्रोकरेजेस की राय क्या निकल कर आ रही है इस डील पर, ये बताएंगी। नियति, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस? राय एकदम बटी हुई है हेमंत। सीएलएसए जहां बिकवाली की सलाह अपनी मेंटेन कर रहा है, और टारगेट प्राइस हालांकि क्योंकि डील सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, इसे 170 से बढ़ा के 220 का कर रहा है। 34% मौजूदा भाव से गिरावट का ये लक्ष्य उन्होंने दिया है। बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पर ये इसको बेचा गया है, और पेंशन लायबिलिटीज जिस तरह से ट्रांसफर नहीं की गई है, तो कंपनी की बुक्स पर डेट अभी भी बरकरार रहेगा। इसलिए बहुत बड़ी कोई डील नहीं है। 220 का लक्ष्य इन्होंने रेज करके रखा है। क्रेडिट स्विस भी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस 180 का दिया है, इन्होंने बिल्कुल बढ़ाया नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं कि सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स को यहां पर मिटिगेट करता है। अनिश्चितता बहुत लंबे समय से थी, वो खत्म होती हुई नजर आई है, और एक एबिटा ड्रैग था $20 मिलियन का, वो खत्म होगा। तो डेट क्योंकि पेंशन लायबिलिटीज इनके पास है, और बिल्कुल ईवी जीरो वैल्यू पे डील हुई है, इससे रहेगा 180 के लक्ष्य पे बरकरार है। वहीं जो बुलिश कॉल्स हैं उसमें यूबीएस निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है। 330 का लक्ष्य इन्होंने दिया है, हालांकि 331 के आसपास ही ये मौजूदा भाव पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ा अपसाइड का इन्होंने लक्ष्य नहीं दिया है। मटीरियलिस्टिकली या मटीरियली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अर्निंग्स सुधरेंगे, एबिटा का जो सुधार है वो नतीजों पे देखने को मिलेगा, और एक वेलकम मूव है, क्योंकि लंबी अवधि के लंबे समय से जो अनिश्चितता थी वो खत्म होती हुई नजर आई। मगर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश की सलाह दे रहा है। 382 के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। 15% की मौजूदा भाव से तेजी दिख सकती है। हालांकि डेट इनके बुक्स पे रहेगा, मगर इंक्रीमेंटली पॉजिटिव है, क्योंकि एबिटा में यहां सुधार होता हुआ नजर आएगा, इसलिए ये पॉजिटिव डील मान के चल रहा है। 382 के लक्ष्य टाटा स्टील बुलिश कॉल्स पे आपको दिखा सकता है। ऑलराइट, तो राय काफी बटी हुई है। बुल्स वर्सेस बेयर्स का केस बन रहा है यहाँ पर ब्रोकरेजेस के बीच में। शुक्रिया नियति आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। अनिल, कल हमने देखा था एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली थी सेकंड हाफ में, इसी एक्सपेक्टेशन के चलते कि बाजार बंद होने के बाद इस डील का अनाउंसमेंट होगा। कुछ लोग निराश इसलिए हैं क्योंकि जो पेंशन लायबिलिटी है वो टाटा स्टील को ही भुगतनी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग खुश हैं कि कम से कम देखिए एक डील तो होती हुई दिखी और रास्ता साफ हुआ बाकी के लिए। ये बताइए, सेल ऑन न्यूज तो नहीं हो जाएगा ये स्टॉक? होना चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं, मतलब एक तो इसमें कोई डाउट नहीं कि टाटा स्टील के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि $37 पर टन वो लॉस कर रहे थे जो कुछ भी इस प्लांट से उनकी सेल हो रही थी, और साल में लगभग $500 मिलियन या यूं कहें कि 3-3.5 हजार करोड़ का लॉस इस प्लांट की वजह से टाटा स्टील को हो रहा था। टाटा स्टील के लिए पॉजिटिव एक ही चीज है कि ये लॉस होना बंद हो जाएगा, तो उस लिहाज से आगे के लिए अच्छा है। लेकिन इस डील से टाटा स्टील को कुछ मिल नहीं रहा, पैसा कुछ आ नहीं रहा जिससे कि वो अपने कर्ज दूसरे कम कर सकें, सिर्फ लॉस कम करेंगे। अब सेल ऑन न्यूज क्यों होना चाहिए, इसकी 2 बड़ी वजह है। पहले तो जो आपने कहा कि पेंशन की लायबिलिटी भले ही साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन बाजार भी मान रहा है, सब ब्रोकरेज मान रहे हैं, और हम भी मान रहे हैं कि पेंशन की लायबिलिटी टाटा स्टील की ही रहने वाली है, और उस लिहाज से टाटा स्टील के लिए बहुत अच्छी डील रही। हाँ, ये अगर अच्छी डील होती पेंशन की लायबिलिटी के साथ, अगर ये डील 500 मिलियन पाउंड के आसपास होती, तो मुझे लगता है कि 100 मिलियन पाउंड
कम में डील हुई है, जो हो सकती थी अदरवाइज थोड़ी ऊपर की तरफ। लेकिन टाटा स्टील की जिस तरह की हालत है, और अभी दूसरी कोई भी ऐसी कंपनी है नहीं दुनिया में जो और कैपेसिटी बढ़ाए मेटल में, तो ऐसे में उनके पास मजबूरी थी कि ग्रेबुल कैपिटल जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टर को बेचे, वो एक प्रोफेशनल सीईओ लेकर आए और काम चलाएं, थोड़ा पैसा और डालें और रिवाइव करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल चलिए छुटकारा मिला, वो पॉजिटिव है। लेकिन चूंकि स्टॉक भाग चुका है और पेंशन की लायबिलिटी का ओवर हैंगे, स्टॉक गिरना चाहिए थोड़ा। कुछ लोगों को वहां पर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो बाकी बचे हुए प्लांट्स हैं इनको फ्री में दे देने चाहिए। एक्चुअली फ्री में ही दिया है, इनको फ्री में दे देने चाहिए, क्योंकि जो लैंड को रिहेबिलिटेट करने का जो खर्चा है, जो बाकी लायबिलिटीज हैं वो इतनी बड़ी हैं, तो देखना होगा बाकी की डील्स किस भाव पर होती हैं, किस प्राइस पर होती हैं, कैसे होती हैं, कौन खरीदता है उन सबको। ऐसा नहीं कि भारत में प्लांट इजी होता है बंद करना, लेकिन वहां पर काफी रेगुलेटरी दिक्कतें हैं। बिल्कुल। तो देखिए टाटा स्टील आगे और अपने किस तरह से एसेट्स कम करता है पूरे यूरोप में और खासतौर से यूके में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद स्टॉक्स न्यूज, वो शेयर जो खबरों के दम पर रहेंगे आज एक्शन में। और अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स जानने का, वो शेयर जो आज खबरों के दम पर रहेंगे एक्शन में। नेस्ले इंडिया यहां पर एक और रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, एक और लैब की तरफ से, लेकिन रात की बात है, ये लैब कह रही कि तमाम सैंपल्स जो इन्होंने मैगी के चेक किए, लेड की मात्रा को लिमिट में है, कोई दिक्कत नहीं। बीपीसीएल पर भी नजर रखिए। बोर्ड की कल बैठक हुई और बोर्ड की बैठक में ये तय पाया गया कि एफआई निवेश सीमा बढ़ा देनी चाहिए। 24% से सीधे बढ़कर ये 49% हो गए, तो एफआई के पास अब ज्यादा हेडरूम है बीपीसीएल जैसी सरकारी कंपनी में निवेश करने के लिए। तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स जो कल थे बड़े एक्शन में, बड़ी तेजी में, आज खबरें थोड़ी सी निराश करने वाली है, और वो इसलिए क्योंकि ट्राई और टेलीकॉम मिनिस्ट्री के बीच में जो कल बैठक हुई बेनतीजा रही, और अब 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, उससे पहले अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि कोल ड्रॉप वाले मामले में कहीं कोई सुधार है नहीं। तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों के लिए पूरी संभावना बनती है कि इन्हें पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ऐसा अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है कि ये एक नेगेटिव खबर पूरे सेक्टर की है। चलिए, तो आज इस सेक्टर पर दबाव जरूर देखने को मिल सकता है कल की अच्छी रैली के बाद। लेकिन आदित्य बिरला न्यूवो पर भी नजर रखिए, यहां पर पॉजिटिव खबर आती हुई। आदित्य बिरला न्यूवो की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि जो सन लाइफ फाइनेंस है, जो इनका पार्टनर है बिरला सन लाइफ में, उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 26% से बढ़ाकर 49% करी है। जो हिस्सेदारी करीब 23% बढ़ी है, उसके एवज में 1665 करोड़ रुपए उनके हाथ लगे। डीएफएम फूड्स इस कंपनी के लिए 26% हिस्सा खरीदने के लिए वेस्ट बीच कैपिटल ने ओपन ऑफर दिया। इस ओपन ऑफर की प्राइस है 1320 रुपए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया वो टॉप 5 स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, और उससे पहले हमने बात करी टाटा स्टील की। यूके की जो ग्रेबुल कैपिटल है, उन्होंने हिस्सेदारी टाटा स्टील में खरीदी है, और पेंशन लायबिलिटी क्योंकि टाटा स्टील के पास है, तो आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। चार्ट्स पर राय लेते हैं संदीप से कि ये शेयर पे आज कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। संदीप बताइए, कैसे अप्रोच करेंगे टाटा स्टील को? जिन्होंने कल पोजीशंस ली हैं, उनको क्या आज मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए? और अब आज अगर किसी को नया ट्रेड लेना है तो वो किस तरफ होगा? अनिल जी, मुझे लगता है 326 का एक लेवल है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर वो ब्रेक होता है तो इंट्राडे सेंस में थोड़ी सी कमजोरी आएगी, 318 315 तक जा सकता है। लेकिन व्यू मेरा पॉजिटिव ही है, और अगले कुछ दिनों में मैं 345 348 के लेवल्स की बात करूंगा, और नियरर 326 328 वो रेंज में बाय कर सकते हैं, और 320 का एक स्टॉप लॉस रखे, और 3 या 4 दिन का व्यू लेके 345 5 या 6% का अपसाइड मुझे दिख रहा है। 326 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पर नजर रखें, उसके नीचे जाए तो खराब, ऊपर रहे तो फिर करें खरीदारी। लेकिन विकास इन तमाम डील्स के चलते क्या टाटा स्टील आप खरीदेंगे? नहीं अनिल जी, जैसे आपने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया ऑलरेडी डील के कंट्रोल्स, तो मेरी राय में दो नेगेटिव चीजें जिसकी वजह से स्टॉक में दबाव रहना चाहिए। एक तो पिछले 8-10 दिनों से ये डील होनी है ऐसा बाजार को मालूम ही था, और स्टॉक में हमने करीबन 9 से 10% की तेजी ऑलरेडी देख ली है, और जो डील हुई है वो भी बाजार के एक्सपेक्टेशन से कमी हुई है, तो डेफिनेटली एक दबाव रहना चाहिए। और दूसरा भी जो अल्कोआ के कल जो नंबर्स आए हैं आफ्टर यूएस में, वो काफी डिसअपॉइंटिंग थे, और उन्होंने जो प्रोजेक्शंस फोरकास्ट
फोरकास्ट भी कुछ वीक ही दिए हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है आज पूरे मेटल सेक्टर पे ही दबाव रहेगा, तो टाटा स्टील शुड बी नेगेटिव टुडे। चलिए, तो टाटा स्टील में आज नेगेटिव साइड पर कारोबार होता हुआ नजर आएगा। देखना होगा किस तरह से ये स्टॉक खुलता है। लेकिन एल्कोआ के जो नंबर्स आए, विकास, आपने उसको किस तरह से रीड किया, और भारत में हिंडाल्को, नाल्को जैसे स्टॉक्स पर भी क्या आज असर देखने को मिलेगा? कैसे लगे आपको उसके नतीजे? नहीं, बिल्कुल हेमंत, जैसे मैंने बताया नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। प्रॉफिट्स में कुछ 92% की गिरावट देखने को मिली है, और जो उन्होंने आगे भी जो अनुमान जताया है एल्यूमिनियम के डिमांड को लेके काफी चिंतित है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि आज डेफिनेटली हिंडाल्को, वेदांता, इन सब में प्रेशर देखने को मिलेगा। बट जो भारतीय कंपनियां हैं उनमें उतना मुझे नेगेटिव, अल्कोआ के तर्ज पे नतीजे उतने नेगेटिव नजर नहीं आते। तो अगर यहां से कोई सब्सटेंशियली करेक्ट होते हैं तो वो एक खरीदारी करने का मौका होगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त इन तमाम मेटल कंपनियों पर। लेकिन अब बात करेंगे हम मॉनसून की। मॉनसून के पूर्वानुमान का इंतजार कर रहे बाजार के लिए एक अच्छी खबर है। स्काईमेट का कहना है कि इस साल मॉनसून सामान्य से ज्यादा रहेगा। संभावना यह है कि 105% मॉनसून के साथ जून से लेकर सितंबर तक 887 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। स्काईमेट के मुताबिक बारिश के सीजन में मॉनसून अच्छा रहेगा, इसके 20% चांस है। सामान्य से ज्यादा रहेगा, इसके 35% चांस है, और 30% चांस इस बात के है कि मॉनसून सामान्य रहेगा। तो अच्छी बात यह कि स्काईमेट को केवल 5% ऐसी उम्मीद है कि सूखा पड़ सकता है, तो सूखा पड़ने की उम्मीद नहीं के बराबर है। और इसी पर हम बातचीत करते हैं स्काईमेट के फाउंडर और सीईओ जतिन सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंह साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने अच्छा फोरकास्ट निकाला है जो बड़ी राहत देने वाला है बाजार को, इकोनॉमी को, तमाम किसान भाइयों को। ये बताइए सर, ये शुरुआती अनुमान होंगे आपके, कितना भरोसा इन पर किया जाए, पहले ये बताइए सर। सर देखिए, अनुमान तो अनुमान होता है जी। इस साल ओवरवेलमिंग एविडेंस है, और मेरे ख्याल से आज शाम को जो आईएमडी का जो पूर्वानुमान आने वाला मॉनसून का वो भी इसी तरह का होगा। मेरे ख्याल से 105 से ज्यादा भी हो सकता है। एल नीनो जो है वो ठंडा हो रहा है, पैसिफिक ठंडी हो रही है। जब वो होता है तो मॉनसून ठीक ठाक निकल जाता है, और मॉनसून के अंत में होते होते या बिल्कुल मॉनसून के अंत के बाद लानीना आ जाएगा। वो भी भारत के लिए बहुत लाभदायक माना आता है। और अगर आप दुनिया के तमाम मॉडलों को देख लें, चाहे वो अमेरिका का हो, कनाडा का हो, जापान का हो, भारत का हो, हमारा अंदरूनी मॉडल भी है, उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो भारत में सामान्य से कम दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो जितने भी आंकड़े हैं उस हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई भी वैज्ञानिक या वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन इसको देखेगी तो उसको सामान्य से ऊपर जाना ही पड़ेगा। एक महीने बाद बात बदल सकती है, पर अभी तक तो ये काफी मतलब कि कॉन्फिडेंस से बोला जा सकता है। चलिए, अच्छी बात है। फिलहाल सामान्य से बेहतर मॉनसून हो सकता है इस बार। क्या अनुमान है सर, केरला के तट पर कब तक आ जाएगा मॉनसून? 3 जून के आसपास अभी जो लग रहा है। 3 जून के मॉनसून के आने में उतनी देरी नहीं होगी, लेकिन इसका जो उत्तर भारत के तरफ जो बढ़ाव है उसमें हो सकता है थोड़ी कमी आए, और वो टेम्पररी रहेगा। जो मेन जो अभी जो लग रहा है, देखिए ये सारे जो एस्टिमेशन पूर्वानुमान है ये हफ्ते 10 दिन में बदलते रहते हैं, तो शायद 10 दिन बाद में कुछ और बात बोलूंगा। लेकिन अभी जितनी भी मेरी शक्ति है उस हिसाब से ऑनसेट टाइम के समय होना चाहिए। मई में जो प्री मानसून होती है केरला में वो स्ट्रांग लग रही है, 15 मई के आसपास आप ये देखेंगे, और लगभग 10 जून के आसपास और एक और स्ट्रेंथ मानसून में दिख रही है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो कुल मिलाकर संभावनाएं ये मानकर चलें फिर सिंह साहब कि अगर रिवाइज होने हैं तो पूरे चांस इस बात के हैं कि मानसून के अनुमान जो रिवाइज होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, नीचे की तरफ रिवाइज होने के चांस नहीं के बराबर है, कम है। हाँ, नहीं के बराबर है और कम है। हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव है, इसलिए हमने 5% दिया हुआ है। देखिए, बैक टू बैक मानसून बहुत ही कम होता है। पिछले साल हमारी बदकिस्मती थी कि वो हुआ। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही बार है जहां पर आपके 3 बैक टू बैक खराब हुए हैं, जिसमें एक बिलो नॉर्मल था, वो है 85, 86, 87।
लेकिन ये वो साल लग नहीं रहा है। चलिए, अच्छा है। तो ये साल लगातार जो 3 साल मानसून नहीं खराब होने वाली जो बात है वो उस पर बाजार के तमाम लोग उसी पर नजरें बनाए और आपने इस बात की पुष्टि भी की है। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये अनुमान है ये और बेहतर साबित होता दिखे ताकि मानसून खत्म होने के बाद आपके साथ सेलिब्रेशन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून पर ये अपना अनुमान हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो अच्छी खबर आती हुई दिख रही है बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो एक्सपर्ट से पूछते हैं, मानसून अगर अच्छा रहता है तो कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा? विकास बताइए, कौन से सेक्टर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है जो अच्छे मानसून के ऊपर आप प्ले करना चाहेंगे? देखिए हेमंत, जिन सेक्टर्स को अच्छे मानसून से फायदा होगा वो तो जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, एफएमसीजी कंपनियां हो गई, फिर ऑटो में जो 2 व्हीलर सेगमेंट है पर्टिकुलरली वहां पे रूरल डिमांड के कारण अच्छे हो सकते हैं। और फिर एक जो थोड़ा हटके सेक्टर है माइक्रो फाइनेंस भी, मुझे अगर मानसून पॉजिटिव रहता है तो माइक्रो फाइनेंस एज ए सेक्टर भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो पंप बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे शक्ति पंप्स है, केएसबी पंप्स है, इस तरह की जो कंपनियां इनमें भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो ऑन एंड ऑल ये 4-5 जो सेक्टर्स है इनमें अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहना चाहिए। और एक स्पेसिफिक सेक्टर जहां पे नजर रहेगी तो वो मैंने पहले भी बताया, माइक्रो फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है और उसमें एसकेएस माइक्रो फाइनेंस जो स्टॉक है वो इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है टू प्ले ऑन द गुड मानसून। बिल्कुल, तो आपकी पिक्स में मैं देख ही रहा था, मदर सुनसुमी आपने पहले कहा, एसकेएस माइक्रो अभी आपने बताया, साथ ही कुछ और बेहतरीन पिक्स जो सुझा रहे हैं खरीदारी करने के लिए आज से विकास, वो है अशोक लेलैंड, बायोकॉन और एक्सिस बैंक भी। चलिए, इन तमाम शेयरों पर रिकमेंडेशंस के तौर पर आप कर सकते हैं खरीदारी और ये रिकमेंडेशंस आती दिख रही हैं विकास सेठी की तरफ से। लेकिन अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर विकास माफ कीजिएगा सुमित बगड़िया भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सुमित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल तो आपसे यही लिया जाए, क्या ट्रेड लेंगे निफ्टी पर इस वक्त? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, कल की क्लोजिंग आवर्स में बहुत अच्छा मूव आया है निफ्टी के अंदर। जो लास्ट के 40-45 मिनट में निफ्टी ने 70-80 पॉइंट की छलांग लगाई है उससे एक बार पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया और कल का मूव बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव था निफ्टी के अंदर। अभी हाईएस्ट वाइज इमीडिएटली 7,800 का पड़ा हुआ है, उसके बाद 8,000। एक बार निफ्टी यहां से ऊपर जा सकता है, 7,740 टेक्निकल रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा तो 7,800 तक जा सकता है। आई थिंक इंट्राडे में अगर कोई 20-30 पॉइंट की डिप मिलती है 7,650 या 7,640 लेवल्स, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे निफ्टी के लिए। अब जब तक दोबारा वापस निफ्टी 7,600 के नीचे नहीं जाता है तब तक एक बार घबराने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेजी खींच सकती है मार्केट के अंदर, तो एक बार बाइंग करके चल सकते हैं। 7,580 का स्टॉप लॉस होगा, इमीडिएट पहला पड़ाव 7,740 और वो ब्रेक करने के बाद 7,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 7,740 के बाद 7,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। निफ्टी में ध्यान तेजी का ही आपको रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद अमरीश बलिगा हमारे एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे बाजार पर अब उनका व्यू क्या है। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया और अब एक और मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में और वो हैं अमरीश बालिगावी और साथ ही अब कुछ देर में सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक भी हमारे साथ शामिल होने वाली है कार्यक्रम में। तो काफी दमदार पैनल आज हमारे पास रहने वाला है मार्केट का जो आपको तमाम स्टॉक्स पर राय देगा। लेकिन एक और स्टॉक जो मैं देख रहा हूं एक्शन में रह सकता है खबरों के दम पर, इनफैक्ट एक्शन में है ही पिछले 2-3 दिनों से, आदित्य बिरला नुवो भागा है। कल भी मेरे ख्याल से अच्छी मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा, खबरें आ रही कि बिरला सनलाइफ जो है इसमें स्टेक बढ़ाई है उन्होंने 26% से 49% की है, 1665 करोड़ का निवेश करके। और इंटरेस्टिंग बात यह भी कि एबी नुओ को आज खरीदारी के तौर पर अपने पिक में भी चुना है विकास सेठी से। तो फिर राय विकास से ही ली जाए, बताएं। देखिए अनिल जी, बिल्कुल ये जो पॉजिटिव न्यूज फ्लो है जो इन्होंने अपनी जो इंश्योरेंस बिजनेस में स्टेक जो सन लाइफ को बेची है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा। स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों से भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान है तो टेक्निकली भी अच्छा लगता है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा लेवल है खरीदारी करने के लिए। ओके, तो बेहतरीन लेवल है खरीदारी करने का। आदित्य बिरला नुवो के स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अमरीश भी हमारे साथ हैं। अमरीश, हाय, गुड मॉर्निंग। ये बताइए मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है? कल जिस तरह से एक दमदार रैली देखने को मिली, क्या लगता है ये तेजी आज कंटिन्यू रह सकती है? इनफैक्ट मैं तो मार्केट पे काफी महीनों से पॉजिटिव रहा हूँ और मैं यही बोलते आ रहा हूँ कि नीचे के लेवल में लेना चाहिए था। व्हेन आई मीन वी आर सीन मार्केट्स क्लोजर टू दैट 7,000-7,100 लेवल्स।
तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी अपसाइड काफ़ी है. आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द रैली. और जो अभी फोरकास्ट आया है रिगार्डिंग मानसून्स, if this turns out to be true, I think this can be a game changer for the Indian economy, because whatever we have seen at the ground level, the government has been doing its work. Infrastructure projects take off हुए हैं. ये बताएं अमरीश, स्काईमेट के मानसून के फोरकास्ट से भरोसा है ना आपको, क्योंकि पिछले साल का बड़ा खराब सा रहा है, तो या आज शाम को और देख ले कि सरकारी डिपार्टमेंट क्या कहता है. No, it's not only SkyMet, क्योंकि I mean if you look at history, never have we had 3 failures. तो 2 failures हमने देखा है. This time there is a talk of this La Nina effect. In the past we have seen El Nino effect. तो उसके कारण मुझे लगता है कि this year the monsoon should surely be much better than what we have seen in the recent past. So I am hopeful. चलिए, तो बिल्कुल इस बार स्काईमेट के गलत पड़ने का जो वो है गलत पड़ेंगे तो ये मान बहुत कम है बिल्कुल. और आईएमडी का फोरकास्ट पिछली बार बिल्कुल सटीक पड़ा था. तो आज शाम 4 बजे के आसपास CNBC आवाज के साथ जुड़िएगा, देखेंगे अगर आज शाम को फर्ज करें IMD भी कह दे कि मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा, 100-105% की रेंज में आ जाएगा, तो कल मार्केट क्या होगा वो देखने वाली बात है. अच्छे मानसून को शायद कल से ही बाजार ने डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है. अगर IMD अगर आज शाम को बोलता है तो फिर कल उसका एक्शन तो दिखेगा. बिल्कुल. चलिए, तो कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसको फायदा होगा? अभी हम कुछ देर पहले विकास से भी ये पूछ रहे थे, आपका एक टॉप सेक्टर कौन सा होगा और कौन सा वो शेयर होगा जिसके साथ आप मानसून को प्ले करना चाहेंगे? मैं इनफैक्ट दिसंबर से ये बोलते आ रहा हूँ कि दिस ईयर मानसून शुड बी गुड, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वन शुड बी लुकिंग एट द फार्म सेक्टर. और फार्म एंसिलरी में मैंने रेकमेंड किया था जेन इरिगेशन और रैलीज इंडिया, ये दिसंबर में रेकमेंड किया था. रिसेंटली मैंने रेकमेंड किया VST टिलर्स, विच इज बेसिकली इनटू द स्मॉल ट्रैक्टर्स. So I think these 3 stocks should be रैलीज, जेन इरिगेशन, VST टिलर्स. VST टिलर्स आपने नाम कम सुना होगा, लेकिन ये छोटे छोटे ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट बनाने का कारोबार करती है कंपनी. अच्छी कंपनी है जो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं यहाँ पर अमरीश बालिगा. तो ये मानसून के चलते मौके बन सकते हैं आपके लिए, लेकिन ट्रेडिंग के मौके आपके लिए कहाँ बन सकते हैं? मैं देख रहा था यहाँ पर सुमित बगड़िया की पिक्स भी देख रहा था और संदीप वागले की भी देख रहा था. बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो दिख रही है वो ये कि दोनों के बीच में 2 पिक्स कॉमन है, हिंडाल्को और रिलायंस इंफ्रा. ये 2 स्टॉक ऐसे जहां दोनों ही तेजी करना चाहते हैं. संदीप, पहले एक बार आपसे राय में ले लूं हिंडाल्को के ऊपर, और साथ ही सुमित की भी पिक है तो वो भी चल जाएगी. हिंडाल्को पर तेजी करना चाहते हैं, क्या टारगेट्स हैं आपके लिए? और खासतौर से हमें थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है कि अल्कोआ के नतीजे बहुत अच्छे आए नहीं कल. हालांकि हिंडाल्को का स्टॉक कल 6% बढ़कर अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन अल्कोआ का शेयर आफ्टर मार्केट नतीजे आए 4.5% गिरा. तो अगर हिंडाल्को नीचे खुले, कौन सा लेवल वो है जहां पर आप खुलने के बाद खरीदारी करना चाहेंगे? अनिल जी, मुझे लगता है 89 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है. 92.20 का बंद है, तो मुझे लगता है एनी मूव टुवर्ड्स 90, 50, 91 वो रेंज में खरीदारी की जा सकती है. और कुछ ट्रेडिंग सेशन में मुझे अच्छी खासी मूव दिख रही है. मैं 99 का टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 डेज. पर थोड़ा सा लंबा सोचे, अगर 10-12 दिन का व्यू लेते हैं तो 105, 107 का भी टारगेट हो सकता है. सुमित की भी राय हिंडाल्को में खरीदारी की है, जो आपके सामने आएंगे. सुमित के लेवल्स क्या है मैं बता दूं आपको, वो भी कह रहे हैं कि तेजी करके चले, और सुमित का भी 99 रुपए का टारगेट है, 87 रुपए का स्टॉप लॉस है. लेकिन एक और पिक जो दोनों में कॉमन है वो है रिलायंस इंफ्रा. रिलायंस इंफ्रा खरीदारी करने की राय संदीप वागले भी दे रहे हैं और सुमित बगड़िया भी दे रहे हैं. फर्क सिर्फ यह है कि सुमित कह रहे हैं कॉल खरीदिए बजाय फ्यूचर खरीदने के. ऑप्शन की उनकी रणनीति है. तो सुमित के से मैं पूछना चाहूंगा रिलायंस इंफ्रा के बारे में, और साथ ही आप देख लें संदीप वागले ने भी क्या लेवल्स दिए उनकी कॉल पर रिलायंस इंफ्रा में. सुमित बताइए. वेल अनिल जी, लगता है कोई कोइंसिडेंस है कि दोनों कॉल एकदम सेम टू सेम निकले हैं, और इनफैक्ट लेवल्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है संदीप जी के और मेरे. अब जहां तक रिलायंस इंफ्रा की बात है, देखिए शो में आने से पहले आपने डिस्कस किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं. चलिए बताइए. तो कोई इसीलिए मैंने कहा कि कोई कोइंसिडेंस है. तो अब रिलायंस इंफ्रा में देखिए, जैसे कि कल रिलायंस इंफ्रा में
एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है और ये सारे ही स्टॉक्स में एक मूव देखने को मिला था, फिर वो आर्कोम हो, रिलायंस इंफ्रा हो। तो मुझे रिलायंस इंफ्रा में अभी इमीडिएटली ऐसा लग रहा है कि 605 और 620 तक के लेवल्स हमको इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी कल 30 रुपए का मूव देखने को मिल चुका है, तो स्टॉप लॉस फ्यूचर्स के अंदर थोड़ा बड़ा बैठा था, इसीलिए हमने एक कॉल चुना है 570 का, जो कि करीब 20 के आसपास कल की क्लोजिंग है, उसको लेना सही रहेगा। 10 रुपया नीचे में स्टॉप लॉस और ऊपर में 35 से 50 रुपए के मूव देखने को मिल सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से हमको रिलायंस इंफ्रा में तेजी देखने को मिली तो। इसका डेल्टा 0.57 का है, तो अगर 40 रुपए का मूव इसके अंदर आएगा तो 15 से 20 रुपए का मूव हमको रिलायंस इंफ्रा के कॉल के अंदर मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि हमको जल्दी देखने को मिल जाना चाहिए। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हमारे 2 एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सिमी भौमिक भी हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के उस पार, उनसे जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स उनको आज पसंद है ट्रेडिंग के लिहाज से। आप बने रहिए सिंधी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, संदीप वागले, सुमित बगड़िया और अम्बरीश बलिगा, और अब हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए simibhomik.com की सिमी भौमिक भी कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है। सिमी, पहले राय मैं आपसे बैंक निफ्टी पर लेना चाहता हूं। बताइए, क्या बैंक निफ्टी की तेजी आगे बढ़ेगी? यदि हाँ तो खरीदें किन लेवल्स के साथ? गुड मॉर्निंग अनिल जी। बैंक निफ्टी में तेजी तो करनी चाहिए क्योंकि कल जितना बड़ा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखा गया था, ट्रेड पॉलिसी के बाद से मार्केट में करेक्शन था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में था। कल का जो सेशन में मार्केट में ये ओपन हुआ, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ओपन हुआ, उसके बाद निचले तरह से जितना बड़ा रिकवरी दिखाया है और डेली चार्ट में जितना बड़ा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, उसके बाद तो यही कहना पड़ेगा कि अभी सपोर्ट ढूंढ के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट मिलता है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का सपोर्ट 15,768 से 15,710 के बीच में है। मैं 15,700 के नीचे स्टॉप लगा के लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। पहला पड़ाव जो बैंक निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा वो 15,960 से 16,060 ये है। ये जो रेंज है, ये क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगी और हो सकता है बैंक निफ्टी 16,200-250 तक जा सकता है ऊपर में। पर फिलहाल मैं 15,700 के नीचे स्टॉप लगा के कोई भी डीप में खरीदारी करने के लिए कहूंगी, या अगर फ्लैटिश ओपनिंग आज होता है तो खरीदारी करने के लिए कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मोमेंटम जो कल एक्वायर किया है वो आज मेंटेन होगा। तेजी का ध्यान निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी चाहिए। लेकिन आप देखिए टाटा मोटर्स के जो जैगुआर एंड लैंड रोवर के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी उत्साहजनक आ रहे हैं। उसके बाद ब्रोकरेजेस की जो कॉल्स हैं वो उससे भी ज्यादा उत्साहजनक है। मैक्वायरी कह रहा है 500 का टारगेट है 1 साल के लिए। टॉप पिक बता रहा है भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में टाटा मोटर को 500 रुपए का टारगेट है। आप देखिए टाटा मोटर्स पर मैक्वायरी की तरफ से आता हुआ। ये बताइए चार्ट्स कैसे लगते हैं? उससे पहले आप सवाल लें, एक चीज कहना चाहता हूँ, मक्वायरी के केस में बड़े कुछ बड़े दिग्गज शेयरों पे ये बड़े एग्रेसिव टारगेट देते हैं। मुझे याद है जब लीवर का भाव 500 रुपए हुआ करता था तब इन्होंने 800 रुपए का टारगेट दिया, तब लीवर कोई खरीदना नहीं चाहता था। बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स में कुछ तो बड़ा हो सकता है जो इन्हें दिख रहा है। चलिए पूछ लेते हैं एक बार चार्ट्स कैसे लगते हैं और एफएनओ में पोजीशंस किस तरह की बनी है। सुमित बताइए, टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों पर राय दें। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि टाटा के सारे ही स्टॉक्स पे अब चाल और मूव स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे तो टाटा स्टील एकदम लोअर लेवल से 100 से 125 रुपए की रैली ऑलमोस्ट ले चुका है। सेम चीज हमको टाटा मोटर डीवीआर में भी देखने को मिल रही है। आई थिंक और ऑटो में ओवरऑल हमारा व्यू तेजी का है। मारुति भी हमें प्रेजेंट लेवल्स पे अच्छा दिख रहा है। तो जहां तक स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर का सवाल है, आई थिंक प्रेजेंट लेवल से इमीडिएटली 400 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा टाटा मोटर का। जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो हमको 450 से 450 की रैली टाटा मोटर के अंदर दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये एक पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है 400 के आसपास, जो कि बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर में अगर दोनों में से अगर ऑन द स्पॉट आज ट्रेड लेना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर डीवीआर में पहले लेना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर डीवीआर में हमें इतनी तेजी देखने को मिली नहीं है और एक तेजी हमको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। 287 कल की क्लोजिंग है। जैसे ये 300 के ऊपर बंद देना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर हमको 350 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल दोनों ही स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, दोनों में तेजी करके काम कर सकते हैं। परफेक्ट। तो टाटा ग्रुप में तेजी है और एक और ग्रुप जिसमें बड़ी तेजी है वो है अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों का, जहां पर कल बड़ा एक्शन होता दिखा। सिमी सिर्फ एक स्टॉक लूंगा मैं आपसे, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, आरकोम, जो भी आपको पसंद हो आराम से आप चार्ट देखिए, 2-3 मिनट में निकाल के रखिएगा। तब तक एक राय में लेता हूं पहले एलएनटी पर आपसे। अम्बरीश, एलएनटी इन्फोटेक ने अपना डीआरएचपी फिर से वापस ले लिया।
मेरे ख्याल से कितने सालों से बात चल रही है कि L&T इन्फोटेक को आईपीओ लाना है, लेकिन फिर से लटक गया है। लोग सोचे थे कि ये आईपीओ आ जाएगा, लिस्ट होगी कंपनी, L&T के लिए एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। कई सारे दूसरे डिवीजन भी अलग अलग करके इनकी सब बातचीत तो चल रही है, कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे जो सुनाई दे रहा है कि आई थिंक द वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन बहुत लाइक हाई था, which even in a market like this they wouldn't have got, क्योंकि जो valuation was much more expensive than both TCS and Infosys, so which was impossible in a market like this. So I think it was prudent on their part to withdraw it, क्योंकि IPO चलता नहीं था। तो शेयर पे क्या असर पड़ेगा? नेगेटिव तो पड़ेगा श्योर। तो शेयर के लिए अच्छी बात नहीं है। L&T के लिए, जो कि प्रमोटर है L&T इन्फोटेक का, आईपीओ की अर्जी वापस ले ली है। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों पर हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सिमी से पूछेंगे उनमें से कौन सा शेयर उनकी बेस्ट पिक है चार्ट्स के लिहाज से। लेकिन संदीप, आपसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया पहला सौदा में मार्केट काउंटडाउन में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे बाजार के भरपूर एक्शन के साथ। रुपए की होने वाली है शुरुआत, बताएंगे आपको किस तरह की शुरुआत होगी। एसडीएक्स निफ्टी दिखा रहा है एकदम सुस्ती के संकेत, घूम फिरकर कल ही के लेवल के आसपास। एशियाई बाजारों में लेकिन रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही। कितना फायदा हम उठा पाएंगे ये देखेंगे, बताएंगे आपको किस तरह का एफआई ब्रोकरेज का एक्शन है, और साथ ही आज की आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स, 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया जो आज आपको जरूर देखने, सुनने और समझने चाहिए। यहां स्टॉक 2020 का रिकैप, सब कुछ एक्शन पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।